इससे पहले कि अपन डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि दिवाली का टाइम है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको पटाखों का साउंड आए। हालांकि मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल उसको फिल्टर करने के लिए। अगर एक आध आ गया तो कोई नहीं, हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास अपन ने एक स्टोरी स्टार्ट किया था, मतलब मैं नरेट कर रहा था। तो उसका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ था, एज इन मैं आपको काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है वो बता दिया था। इस बार अपन स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, पक्के से गारंटी। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये बाहुबली 1 बाहुबली 2 वाला सीन है। मतलब अगर आपको बाहुबली 1 देखा नहीं आपने तो बाहुबली 2 समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो जाओ और देखो, उसके बाद इधर आओ। तो अगर आपने देख लिया है, अच्छा, उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चिंता वाली कोई बात है नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो का एक रिकैप कि एक राजा था जिसका नाम था फ्रिक्शन। उसके दो बेटे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक का निकनेम एफ एस, काइनेटिक का एफ के। अभी अपन ने काइनेटिक के बारे में पढ़ा था कि अगर दो सरफेस, अरे यार ये सीधा न लाइन क्यों नहीं होता। हाँ, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में और रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब लेट्स से ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से। यू का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मूव कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिलेटिव मोशन है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर वो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि छोटा बेटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? वो होगा आपका म्यू के टाइम्स एन। एन क्या है? नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पे है एम जी नीचे लग रहा है, तो ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कितना? एन, और एन इक्वल्स टू एम जी। तो इस वाले केस में तो एम जी है, मतलब हाँ म्यू के एम जी होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि म्यू के एम जी ना हो। मतलब अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? चलो ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में नॉर्मल का जो वैल्यू है वो होगा कि ये देखो इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ठीक। और नॉर्मल लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर एन, और एन का वैल्यू कितना हुआ? एम जी कॉस थीटा। क्या ये एम जी कॉस एम जी के बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वही है, एन का वैल्यू आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। पर हाँ, एफ के जो है वो म्यू के टाइम्स एन होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एफ के लगेगा इस डायरेक्शन। एफ, सबको समझ में आ गया? हाँ, ये जो म्यू के है वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि यूजुअली क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये थी काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी। अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस, ठीक। तो इसको अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, कुछ इसका प्रॉपर्टीज अपन को देखना पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये तभी काम करता है जब रिलेटिव मोशन ना हो। टेंडेंसी होगा पर मोशन ना हो। मतलब जैसे कि मान लो चलो कोई और सिचुएशन ले लेते हैं कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक है, और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। म्यू एस है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे म्यू के था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो लिख लेते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी ये जो ब्लॉक है, क्या इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी है? हाँ सर, बिल्कुल है। कैसे? वो ऐसे कि इसका एक वेट होगा एम जी नीचे डायरेक्शन में, ठीक। लेट्स से ये एंगल कुछ है थीटा। तो इस वेट का दो कंपोनेंट्स होगा। मतलब अगर ये एक्सिस अपन रेफरेंस एक्सिस ले लिए, मतलब ये क्या नाम है इसका इस वेज के सरफेस के अलोंग होगा आपका एक्स एक्सिस, और इस वेज के परपेंडिकुलर होगा आपका वाई एक्सिस। तो ये अपने रेफरेंस एक्सिस लिया। तो अब देखो, वेट का एक
ऐसे कंपोनेंट आएगा, कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, और एक यूं अलोंग द वेज, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा वेट की वजह से, वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा। और क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, तो एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सो अभी आप खुद ही बताओ कि क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये नॉर्मल के अलोंग, नहीं, बिल्कुल नहीं मूव कर सकता। क्या ये इस सरफेस के अलोंग मूव कर सकता है, क्या स्कोप है, हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स राइटवर्ड, आई मीन इस सरफेस के अलोंग नीचे के डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अपोज करने के लिए कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके वजह से ये अभी तक रेस्ट पे है। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स को अपन बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, कि मूव करने का टेंडेंसी तो है पर मूव नहीं कर पा रहा है, किस फोर्स की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो एफ एस समझ में आ गया। अब देखो जो प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टी स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका हमेशा, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो होएगा आपका यू एस एन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जीरो भी हो सकता है ऑफ कोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन के मतलब कोई भी फ्रिक्शन के वैल्यू जीरो तो हो ही सकता है कि नहीं, बताऊंगा कहाँ पे होएगा पर हो सकता है। तो एफ एस एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, पर वो ये वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। इसको अपन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी आपको किसी भी सिचुएशन में आपको बोला होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ये है, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, तो उसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन काम कैसे करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ये सब कुछ अपन एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। और बस चलो समझते हैं, और क्या। ठीक है, ये सरफेस हो गया, मतलब ग्राउंड, ठीक है, और ये हो गया इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक का जो मास है वो हो गया आपका 10 kg, और लेट से एक फोर्स इसको राइटवर्ड खींच रहा है, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपको दे रखा है 0.51, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया आपका 0.5। तो अभी लेट से जो एफ का वैल्यू है वो आपका है 10t। अब टी क्या है, टी आपका टाइम इन सेकेंड्स, ठीक। तो एफ जो है वो आपका फंक्शन ऑफ टाइम है चिंता मत करो, ये फंक्शन आ गया मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कैलकुलस लगेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन सुन लो उसके बाद डर लेना ठीक है। तो अब देखते हैं अपन को निकालना क्या है। पहला, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और दूसरा बिट क्या है, आपको निकालना है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर t इक्वल्स टू 0 to 7। तो 0 से लेके 7th सेकेंड तक ये ब्लॉक कैसे बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर क्या क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा और किस तरीके से होगा, मतलब किस तरीके, मतलब किस डायरेक्शन में होएगा, वो अपन को निकालना है। अपन को मतलब मैं ही निकालूंगा, तो आप तो अभी तक समझे नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला बिट को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक एफ, ठीक है, उसका वैल्यू वेरिएबल है पर लग रहा है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा एम जी विच इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स जी, तो 100 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से। समझ में आ गया। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मतलब
इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अगर राइटवर्ड एफ लग रहा है मतलब नेट अनबैलेंस फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जब तक कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। तो अपन को ये देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो एफ एस मैक्स, जो कि सेम एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स एन। तो म्यू एस कितना है? 0.51 टाइम्स 100। 100 हुआ ना, इस डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो एन इक्वल्स टू एम जी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो 100 इक्वल्स टू 51, आई मीन क्या लिख रहा हूं मैं, 51 न्यूटन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एफ एस लाई करेगा 0 से लेके 51 न्यूटन तक। तो अगर इस रेंज के अंदर फोर्स लगना होगा तो लगेगा, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन के हवाले वो कर देगा। ठीक है, कैसे क्यों कब वो देख बताता हूं मैं। पर हाँ, एफ एस का जो रेंज है 0 से लेके 51 तक है। समझ में आ गया? चलो अभी सेकंड बिट देखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है? अभी सेकंड वाला करेंगे तो ये पहला बिट का आंसर आपका बहुत नीड में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले देखेंगे कि जब t इक्वल्स टू 0 है तब ये ब्लॉक कैसे बिहेव करेगा। t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 में आपका f का वैल्यू कितना होगा? 10 टाइम्स t, मतलब 10 टाइम्स 0 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स 0th सेकंड में नहीं लग रहा। सिंपल सी बात है। तो और क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है वेट 10g जो कि 100 न्यूटन है, और एक नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया? पर खैर ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 है वर्टिकल के अलाउंग, और 0th सेकंड में हॉरिजॉन्टल के अलाउंग भी 0 है, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो कहाँ का नेट फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या आपके मतलब क्या ब्लॉक के ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? खुद सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो काम वैसे भी निकल गया, मतलब करना ही नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन को कुछ। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का देखो। स्टैटिक फ्रिक्शन का ऐसा है कि अगर टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का तभी जाके वो फोर्स लगाएगा, नहीं तो फालतू में क्यों फोर्स लगाए। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे मतलब ये ब्लॉक चुपचाप खड़ा हुआ है, कोई भी मोशन है नहीं, तो अगर खुद से जाके स्टैटिक फ्रिक्शन एक फोर्स लगा लेगा, नहीं मुझे तो लगाना ही है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब फ्रिक्शन तो मैं लगाऊंगा। तो अगर ये खुद से फोर्स लगा लेगा लेट्स से इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक जो रेस्ट पे था अभी तक वो मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मूवमेंट उसमें आ जाएगा। मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है ना? रिलेटिव स्लाइडिंग, तो रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये फ्रिक्शन के बाप ने, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बाप ने उनको बताया था कि भाई जाओ और रिलेटिव मोशन को अपोज करो, पर यहाँ पे तो ये स्टार्ट करके आ गया है कि नहीं, तो ऐसा थोड़ी काम होता है। सो वही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक नहीं लगेगा जब तक कि आपका कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने का। आपका मतलब आपका नहीं, ब्लॉक का, ऑब्जेक्ट का। सो t इक्वल्स टू 0th सेकंड में आपका नो फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखते हैं t इक्वल्स टू 1 में क्या होता है। तो चलो देखते हैं, पहले इसको क्लियर करो। सो t इक्वल्स टू 1 में f का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 टाइम्स 1 कितना? 10 न्यूटन। तो राइटवर्ड एक फोर्स लगा कितना? 10 न्यूटन। और क्या क्या फोर्स लग रहा है? वेट के वजह से 100 न्यूटन डाउनवर्ड, और ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन एंड अपवर्ड। और ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 होगा वर्टिकल के अलोंग, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन राइटवर्ड। तो अभी इस मतलब ये जो ब्लॉक है इसका राइटवर्ड जाने का टेंडेंसी डेवलप हो गया। तो अगर इसको अपोज कुछ करोगे नहीं तो ये राइटवर्ड चल देगा, है कि नहीं? अगर कुछ अपोजिंग फोर्स होगा ही नहीं तो नेट फोर्स राइटवर्ड हो गया तो ये राइटवर्ड जाएगा। तभी इसको अपोज करने के लिए अपन को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा और कितना लगाना पड़ेगा, खुद सोचो। सिंपल है, लेफ्टवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा और 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अब ये अपोजिंग फोर्स कौन लगाएगा? आप जाके थोड़ी खींचोगे, बिल्कुल फ्रिक्शन ही अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो क्या फ्रिक्शन ये अपोजिंग फोर्स लगा सकता है? हाँ, ये ध्यान में रखना कि अभी तक काइनेटिक फ्रिक्शन आया नहीं है क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अभी जो भी लगाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का औकात कितना है? 51 न्यूटन तक ये मैक्सिमम जा सकता है 0 से लेके। तो 10 जो है वो 51 से कम है,
तो क्या ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन लगा सकता है एफएस? हाँ सर, बिल्कुल लगा सकता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपका, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो रेस्ट पे ही है ब्लॉक। तो अभी आपका काम स्टार्ट हुआ कि आप t इक्वल्स टू 2, 3, 4, हाँ, ये तीनों में क्या हो रहा है देखो, मतलब सेकंड सेकंड में सेकंड सेकंड कमाल है, और थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में कैसे बिहेव कर रहा है ये ब्लॉक वो देखो। हालांकि ऐसे ही बिहेव करेगा क्योंकि f इक्वल्स टू 20, f इज इक्वल्स टू 30, f इक्वल्स टू 40, तीनों ही 51 से कम है, तो बिहेव ऐसे ही करेगा। पर ठीक है, आप अच्छे से इसको ट्राई कर लो तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ t इक्वल्स टू 5 में क्या हो रहा है। सो t इक्वल्स टू 5 एज इन फिफ्थ सेकंड में क्या हो रहा है। फिफ्थ सेकंड में ये होगा कि f का वैल्यू हो जाएगा आपका 50 न्यूटन, ठीक, और 100 न्यूटन डाउनवर्ड वेट और एक नॉर्मल, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गए। अभी राइटवर्ड एक नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, तब इसको अपोज करने के लिए एक लेफ्टवर्ड 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। क्या एफ एस 50 न्यूटन लेफ्टवर्ड लगा सकता है? हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 51 है और एफ इज इक्वल टू 50, मतलब लेफ्टवर्ड अपन को 50 न्यूटन चाहिए, तो 51 है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये बिल्कुल लगा सकता है 50 न्यूटन लेफ्टवर्ड। तो अभी तक तो ये लास्ट कर रहा है, एफ एस इक्वल्स टू 50 न्यूटन, एफ के इक्वल्स टू 0, ठीक, ये न्यूटन है, ठीक है। पर अभी तक तो अपन एक एक सेकंड स्किप करते करते जा रहे थे, मतलब एक एक सेकंड गैप में चल रहे थे। तो अभी देखो कि इसका जो मैक्सिमम, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है वो 51 है, मतलब ये 51 न्यूटन पीछे मैक्स टू मैक्स लगा सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हुआ तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन को आगे कर देगा, आई मीन काइनेटिक फ्रिक्शन को आगे कर देगा। तो अभी 50 न्यूटन तो बहुत ज्यादा क्लोज है 51 न्यूटन से, मतलब टी को और थोड़ा सा भी अपन बढ़ा देंगे तो ये फटाक से 51 न्यूटन को एक्सिट कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा टाइम है जो कि मैक्स है, मतलब इस टाइम से नीचे अगर टाइम होगा, मतलब टी का वैल्यू इससे कम या इसके इक्वल टू होगा, तभी जाके ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, नहीं तो ये चल देगा। तो वो टाइम कौन सा है? तो बिल्कुल इसको निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? कि जो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में एफ एस लगा और इस डायरेक्शन में 10t, ठीक है, और इसके अलोंग तो वेट लग गया आपका 100 न्यूटन और ये नॉर्मल। तो एफ एस का वैल्यू अगर मैक्सिमम, मतलब 51 न्यूटन, वर्स्ट केस में 51 न्यूटन जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है एफ एस का लग गया, ठीक। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है एफ का, आई मीन टी का, जिसके लिए एफ इक्वल्स टू, क्या बोला मैं, फिर से सुन, एफ एस का वैल्यू अपना थ्रेशोल्ड पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, जो कि है 51 न्यूटन, और एफ का वैल्यू मतलब रेस्ट में रखने के लिए इस ब्लॉक को 51 न्यूटन ही लगेगा। तो 10t इक्वल्स टू 51, दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 5.1 सेक, ये सेक थीटा नहीं है, सेकंड है, ठीक है। तो जब t इक्वल्स टू 5.1 सेकेंड हुआ, तब ये ब्लॉक बिल्कुल अपने मैक्सिमम, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा भी आप कर लोगे, मतलब 5.2 या फिर 5.1000001, इतना भी अगर सेकंड आप बढ़ गया, मतलब टाइम एक्सीड हो गया, तो ये ब्लॉक एक नेट अनबैलेंस फोर्स राइटवर्ड मूव मतलब एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू है एफ एस वो तो क्रॉस हो गया। अब तो एफ एस लगेगा ही नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, है कि नहीं। तो जो मैक्सिमम टी है, मतलब टी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5.1 सेकेंड in order to maintain the rest state of the block। मतलब इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए आपको t का वैल्यू लेस देन 5.1, लेस देन और इक्वल टू 5.1 सेकेंड रखना होगा, क्योंकि 51 न्यूटन भी तो रेंज में इंक्लूड हो रहा है ना। तो अगर 51 न्यूटन भी लगेगा राइटवर्ड तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन काउंटर कर लेगा, कोई इशू नहीं, ठीक। तो अभी देखते हैं कि 5.1 सेकेंड से ज्यादा हुआ तो क्या होता है। तो लेट्स से t इक्वल्स टू 6, हाँ आप बिल्कुल ले सकते हो कि t इक्वल्स टू 5.8 क्या होगा, 5.7 क्या होगा, पर एक ही बात है, तो मैं डायरेक्ट 6 ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसानी होएगा। सो जब आपका t इक्वल्स टू 6 हुआ तो ये ब्लॉक कैसे बिहेव करेगा देखते हैं। सो जब t इक्वल्स टू 6 है तो f का वैल्यू आपका हो गया 60 न्यूटन,
ठीक है। और वेट तो वही 100 न्यूटन, और जो नॉर्मल अपवर्ड लग गया। तो ये दोनों तो खैर कैंसिल आउट हो रहा है, ये बार बार क्यों बता रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अभी राइटवर्ड एफ मतलब नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन राइटवर्ड, और 60 न्यूटन जो है वो 51 न्यूटन से ज्यादा है। तो अपना जो बड़ा बेटा है थोड़ा सा डरपोक है, ठीक है, जल्दी गिव अप कर लेता है। तो उसके पोटेंशियल के बाहर कोई चीज गया कि नहीं, वो गिव अप कर गया और स्टैटिक आई मीन काइनेटिक फ्रिक्शन को आगे कर दिया। तो अब इसी के ऑनवर्ड्स आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही संभालेगा काम को। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली अगर मोशन राइटवर्ड हो रहा है तो रिलेटिव मोशन राइटवर्ड हो रहा है तो लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, आई मीन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और उसका वैल्यू आपको पता ही है, नहीं एफ के नहीं है, बताता हूँ क्या है उसका वैल्यू। आपका हो गया एफ के इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स एन, ठीक। तो एन का वैल्यू कितना है, एन इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और म्यू के का वैल्यू 0.5। तो सिंपल 100 टाइम्स 0.5 इक्वल्स टू, बताओ अरे जल्दी बताओ, 50 न्यूटन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अलग से एक एफबीडी बना देते हैं। राइटवर्ड लग रहा है 60 न्यूटन का एक फोर्स, लेफ्टवर्ड लग रहा है जो कि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, और वेट इसका 100 न्यूटन। ये हो गया आपका एन, ये दोनों तो बैलेंस्ड है। तो जो एक्सीलरेशन होएगा वो आपका राइटवर्ड होगा, लेट्स से ए। तो ए का वैल्यू कितना होगा, देखो 60 माइनस 50 बाय एम, एम क्या है 10 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इक्वल्स टू 6। तो जब टी बराबर 6 है तो आपका एक्सीलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 6 लिखा है, 0 नहीं है, ठीक है। और तो चलो आप खुद ही ट्राई करो, टी इक्वल्स टू 7 में क्या होगा, बिल्कुल यही बिहेव करेगा पर वैल्यूज अलग होंगे। तो खुद ट्राई कर लो और देखो होता है या नहीं। तो बस इतना ही था, मतलब स्टोरी कंप्लीट हो गया। अभी आपको इस स्टोरी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अगले वीडियोस में। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कब कब कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं, चलो बाय।